नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोबाइल छिनतई के मामले में 3 अपराध कर्मियों को भेजा गया जेल। होमगार्डों के नहीं होने से एमजीएम अस्पताल में 10,000 के केबल की हो रही थी चोरी कर शौचालय के पीछे से भाग रहे थे दोनों चोर। और स्वर्गीय बहन की इंसाफ की मांग को लेकर भाई पहुंचा एसपी कार्यालय। भाई का कहना है कि बहन ने मानसिक प्रताड़ना के कारण की थी आत्महत्या। पुलिस 21 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाई है अपराधी को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मोबाइल छिनतई के मामले में 3 अपराध कर्मियों को भेजा गया जेल। इधर होमगार्ड के नहीं होने से एमजीएम अस्पताल में 10,000 के केबल की हो रही थी चोरी कर शौचालय के पीछे से भाग रहे थे दोनों चोर। आपको बता दें, होमगार्ड के हड़ताल पर चले जाने से एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जहां आज दिन दहाड़े 2 चोर 10,000 के केबल की चोरी कर शौचालय के पीछे से ले जा रहे थे, जिन्हें कुछ अस्पताल कर्मियों ने देख लिया, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाया गया, लेकिन चोर भागने में सफल हो गए। हालांकि चोरों ने केबल को मौके पर ही छोड़ दिया। हम लोग घूम रहे थे, वॉच कर रहे थे अपना इधर से उधर, ऐसे ही स्टाफ को देख रहे थे। तब तक देख रहे कि वो केबल लेकर के भाग रहा था, चोर लोग 2 था। तो फिर वहाँ पर आदमी लोग था, वो लोग को दौड़ाए, बोले तो वो लोग दौड़ाया, फिर केबल वो लोग छोड़ करके भागा। यहाँ होमगार्ड के जवान नहीं रहने से परेशानी बढ़ रहा है, चारों बगल से हर तरफ से परेशानी हो रहा है, इसलिए जवान को होना अनिवार्य है। कहाँ से काटा था ये केबल? अब केबल कहीं अंदर से वो काट के लेके जा रहा था, वो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन गेट पर देखे, शौचालय गेट पर लेके निकल रहा था, तो वहाँ पर कोई अति थी। कितना का होगा ये केबल? 10,000 का केबल होगा था। चोर पकड़ा? नहीं, चोर नहीं पकड़ा है, चोर तो छोड़ के भाग गया। कितने का संख्या में था ये लोग? 2 जन था। किधर से भागा? शौचालय गेट से निकल के भागा। पुराना नया कोट पर? हाँ, नया कोट तरफ हुआ। आपका नाम क्या हुआ? नारद पांडे। क्या हुआ यहाँ? हम काम धाम में राह चलता है, हम यहाँ देख रेख में रहते हैं। स्वर्गीय बहन की इंसाफ की मांग को लेकर भाई पहुंचा एसपी कार्यालय। भाई का कहना है कि बहन ने मानसिक प्रताड़ना के कारण की थी आत्महत्या। पुलिस 21 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाई अपराधी को गिरफ्तार। आपको बता दें, मृतक युवती के भाई सतीश कुमार प्रसाद ने बताया कि वह कीटाडी में रहता है और उसकी छोटी बहन अनुराधा कुमारी वन विभाग मानगो में कार्यरत थी। उसकी शादी संदीप प्रसाद पिता प्रेम दोष प्रसाद निवासी के साथ तय हुई थी। शादी 30 अप्रैल 2021 में होने वाली थी। संदीप प्रसाद हैदराबाद के एक पीवीटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करता है, जो कुछ दिनों से वर्क फ्रॉम होम के तहत अपने घर पर रहकर ही जॉब कर रहा है। शादी फाइनल होने के बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी थी। संदीप प्रसाद के द्वारा उसकी बहन को दहेज और जॉब छोड़ने के लिए शादी को तोड़ के पीछे हटने के लिए बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसकी बहन ने संदीप प्रसाद के मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। उनका कहना है कि उनकी बहन के मरे हुए आज 21 दिन हो गए हैं, पर आज तक पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेरा नाम सतीश कुमार प्रसाद है और हम कीटाडी में रहते हैं, टाटा नगर स्टेशन के पास। बहन का क्या नाम था? बहन का नाम है सोईबी अनुराधा कुमारी। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है संदीप प्रसाद, जो जपला में रहता है। पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है ये जपला, उस शहर में वो लोग निवास करते हैं। उसके पिताजी का नाम है प्रेमतोष प्रसाद। आपकी बहन कब डेट की? बहन आपका 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि के दिन वो सुसाइड की है। क्यों की थी? जिस लड़के से उसका शादी बात चल रहा था। बहन एक्चुअल वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो वन विभाग में कार्यरत थी और वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। जिस दिन ये घटना घटित हुआ, वो बीपीएससी का फॉर्म भरी थी। जिस फॉर्म को लेकर उस लड़के के साथ उसका बहुत सारा मैसेज में ही बहुत सारा बहस हुआ। लड़के के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि तुमको जॉब करना है तो तुम मेरे साथ शादी क्यों करोगी, तुम जॉब से पीछे हटो, तुम्हारे फैमिली वाले लोग हम लोग को दे क्या रहे हैं, उनका पोजीशन क्या है। सुसाइड करने के लिए वो लड़का मैसेज में ही उसको मजबूर किया। ये सारा मैसेज जब हम लोग फ़ोन को अनलॉक किए हैं तब वो पूरा मैसेज हम लोग उसके चैट के द्वारा पढ़े और फ़ोन अनलॉक परसुडी थाना के पुलिस वाले लोग के सामने हुआ। जिस दिन ये घटना घटित हुआ है उस दिन वो बहन लास्ट में जब वो सुसाइड की है उस वक्त भी उस लड़के से फ़ोन पे बात करते हुए वो नीचे उतरी थी। नीचे उतरने के बाद वो फिर हमको 15 से 20 मिनट बाद वो लड़का फ़ोन किया कि उससे मैं झगड़ा हुआ, वो कहा है मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। उस वक्त हम आदित्यपुर में मौजूद थे। वहाँ से हम बोले कि हम अभी घर लौट रहे हैं, हम आपसे बात करवाते हैं। फिर हम घर में अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि जाके देखो वो कहाँ है। जब वो लोग जाके देखे हैं तो फिर जब देख रहे हैं कि वो लड़की मेरी बहन रस्सी से लटकी हुई है। लड़का से कैसे संपर्क हुआ था? लड़का मेरी मौसेरी बहन का देवर है। मेरी मौसेरी बहन का शादी 2017 में हुआ था और वो लड़का उसका सगा देवर है। इसी में रिश्ता? हाँ, इसी में रिश्ता हम लोगों का बना था। मतलब फिर शादी हुआ नहीं? शादी आपका इसी मंथ 30 अप्रैल को 2021 को होने वाला था। हमारा जो शादी था उसका पार्टी आपका
बर्मा माइंस डनलप ग्राउंड में हम लोग देने वाले थे, जिसका परमिशन हम लोग एसडी ऑफिस से भी ले चुके थे। तो लड़का के दबाव से ये सुसाइड की? पूरा सर, ये सारा एविडेंस पूरा मैसेज में, उसके व्हाट्सएप चैट में पूरा मिला क्या हुआ चाह है। रहे हैं आप? हम लोग सर न्याय चाहते हैं। मेरी बहन का जान ले लिया, वो भी एक ऐसी इंसान का जो पढ़ने में काफ़ी तेज थी। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अगर ये घटना घटे, आज 21 दिन हो चुका है, और इसमें हम लोग FIR भी कर दिए थे, 306 का धारा भी लग चुका है उसके ऊपर, परसूडी थाना में। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं सर, लड़के का गिरफ्तारी का हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बहन को आत्महत्या के लिए मजबूर करके आत्महत्या करवाया है। कहाँ है वो अभी? वो जपला में ही है, उसके घर का रेसिडेंस एड्रेस तो जपला ही है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी की मांग करें, क्योंकि देखिए इस घटना में पुलिस के द्वारा पहले। अब बात करते हैं पोटका की, जहां जमीन का पट्टा मिले लगभग 14 साल बीत चुके हैं, मगर सबर परिवारों को अब तक नहीं मिला जमीन। आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा टोंगरायन के सबर टोला में 15 सबर परिवारों को 2006 से 2007 एवं 2007 से 2008 में 4 डिसमिल एवं 5 डिसमिल जमीन कृषि कार्य व मकान बनाने हेतु उपलब्ध कराया गया, मगर सबर परिवारों को सिर्फ जमीन बंदोबस्त कर परवाना थमा दिया गया। जमीन का सीमांकन कर दिखाया नहीं गया कि किनका जमीन कहाँ है। सबर परिवार जमीन के पट्टे को बक्से में बंद कर यही सोचते हैं कि मेरे नाम पर जमीन है तो कहाँ है, सिर्फ कागज का टुकड़ा थमा दिया गया है। सबर परिवारों का कहना है कि यदि जमीन का सीमांकन किया होता तो हम सब यहाँ खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे होते, मगर आज जंगल की लकड़ियाँ काटकर और फल फूल गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उज्जवल मंडल ने कहा कि इस सबर परिवार को जमीन का सीमांकन कर कृषि कार्य में लगाया जाए तो इन सबर परिवारों को मुख्य धारा में लौटाया जा सकता है। 15-16 साल पहले 2006, 2007, 2008, 2009 में इन लोगों को पट्टा मिला है, जबकि ये सिर्फ कागजी पट्टा मिला है। सरजमीन पर इन लोगों को ज़मीन नहीं दिखाया गया है। सरकार के द्वारा इन लोगों को चिन्हित कर देना चाहिए कि ये ज़मीन आपका है, ये ज़मीन आपका है। तो अगर इन लोगों को ज़मीन मिलता तो लगता है हम इन लोग जो बोल रहा है अभी, इन लोग खेती करता। अभी इन लोग जंगल के भरोसे पर जीवन यापन कर रहा है, लकड़ी बेच रहा है और अपना रोजी रोटी चला रहा है। দিবাটা দিছিল নাই বলে কথা নাই, আমরা জমিনটা দিলি আর জমিনটা এখন আমরা তো হাতে পড়ে নাই, এখন কাগজটা মাত্র দিছিস এখানে জমিনটার উপরে আমরা মানে জমিনটা হাতে ধরি নাই, সরকার যা দিচ্ছে ওইটাই পাবলিক হিসাবে আমরা আছি। আমরা কমসে কম বাঁকা পাহাড়টা আছে, দোষ খাচ্ছিন আর লোকের সঙ্গে কোনো কিছু বলি नहीं है, जमीन तो नहीं है। जमीन कहाँ? सरकार। तो आप लोग को दिया गया है, पर्चा दिया गया है, पर्चा तो दिया है। जमीन कहाँ पर है? जमीन नहीं है। तो आप लोग को सरकारी जमीन दिखाया था जमीन? जमीन नहीं दिख रहा। तो आप लोग कागज रखे हुए हैं? हाँ। तो कैसे अभी आप इस जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? देखिए बोल ले काटन। असामाजिक तत्वों द्वारा बागवानी में 2 बार आग लगा देने से 1 दर्जन से ज्यादा पौधे जल गए। आपको बता दें, पोटका के संतोष प्रधान इन दिनों काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि मनरेगा के तहत मिक्स फ्रूट पौधा लगाया गया था, मगर असामाजिक तत्वों द्वारा बागवानी में 2 बार आग लगने से 1 दर्जन से ज़्यादा पौधे जल गए। कृषक संतोष प्रधान ने बताया कि हमारी खेती योग्य जमीन पर हमने फलदार वृक्ष मनरेगा के तहत लगाकर रोजगार करना चाहते हैं, मगर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने से मेरे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। इनका कहना है कि 112 मिक्स फ्रूट के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 1 महीने पहले 10 पौधे आग में जल गए थे। जले हुए पौधों को हटाकर पुनः नए पौधे लगाए गए। इसके बाद फिर से असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने से 7 पौधे जल गए हैं। रोजगार सेवक मिताली मंडल का कहना है कि असामाजिक तत्वों से आग लगाए जाने से पौधों के लिए घेराबंदी की गई है, इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, संतोष प्रधान के नाम पर मनरेगा के तहत पंचायत भवन में के बगल में है एक तो आम बागवानी किया गया था, जो कि कोई अज्ञात आदमी जला दिया। पहले भी 2-3 महीना के पहले जला दिया था, उसमें भी हम लोग 8-10 तो पेड़ जल गया। क्या चीज़ का पेड़? वो सागवान का पेड़ था, जल गया। हाँ, उसके बाद छोटा छोटा
फिर इसमें अमरूद का पेड़ आगे में झुलस गया है, परसों दिन जला दिया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं फिर? देखिए ये सब बार बार होगा तो हम लोग इतना परेशान हो गए। मैं ये लाभुक है संतोष प्रधान के नाम पर दर्ज है उसका। एक बार बार अगर जला देगा तो उसमें कौन देखभाल करेगा? मेहनत करता है कोई, देखभाल करता है वो ठीक है, लेकिन आग ही लगा देगा तो बाउंड्री ख़त्म हो गया तो पेड़ पौधे सब खा जाएगा बकरी। हमको बोलना है कि उसका थोड़ा जांच कार्रवाई किया जाए। प्रशासन को भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई उसका दर्ज किया जाए। जो आम बागवानी है उसमें कोई आग लगा दिया है, और पिछले वर्ष जो अगस्त महीना में हम लोग बागवानी किए थे उसके 3 मंथ बाद भी आग लगाया गया था, और अज्ञात आदमी जो आग लगा रहा है बार बार उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी एएनएम निकली कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें, पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक एएनएम कोरोना वैक्सीन का पूरा टीका लेने के बाद भी निकली कोरोना पॉजिटिव। हालांकि 30 जनवरी 2021 को एएनएम द्वारा पहला टीका तथा 1 मार्च 2021 को दूसरा टीका लेने के बाद एएनएम कोरोना पॉजिटिव हुई है। मामला के संबंध में बताया जा रहा है कि एएनएम को आइसोलेशन कर दिया गया है। वहीं पति एवं पुत्र की कोरोना की जाँच की गई तो इन दोनों को कोरोना नेगेटिव पाया गया। साथ ही साथ टीम द्वारा वैक्सीनेशन कैंप में पिछले 10 दिनों से कार्य कर चुकी है। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि एएनएम को आइसोलेशन कर दिया गया है। वहीं पति एवं पुत्र की कोरोना की जांच की गई तो इन दोनों को कोरोना नेगेटिव पाया गया। साथ ही साथ टीम द्वारा वैक्सीनेशन कैंप में पिछले 10 दिन पहले कार्य कर चुकी है, मगर जैसे ही उन्हें फीवर होने का एहसास हुआ उन्होंने स्वयं कोरोना टेस्ट करवाई। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय धावरिया द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की जाँच कराई जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद यदि कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसमें कोरोना वायरस के बहुत कम लक्षण पाए जाते हैं। 30 जनवरी को यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ CSC पोटका में, तो हेल्थ कर्मी जितना था सबको वैक्सीनेशन दिया गया उस दिन। उस एएनएम भी वैक्सीनेशन किया गया तो उस एएनएम को, और उसका सेकेंड डोज लिए हैं 1 मार्च को, और 27 मार्च को उनको लगा कि उनका हस्बैंड का एक्चुअली तबीयत खराब था, फीवर आ रहा था, तो अभी कर लिए हैं कि देखते हैं कि हस्बैंड का उसका अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कर लिया गया था। तो उसको डाउट हुआ उसको कि फेंट लाइन आ रहा था अपना, तो उनको हम बुलाए यहाँ CHC पोटका में, मतलब टूनेट में करवाइए, हम देखते हैं। तो टूनेट में 29 तारीख को उसका रिजल्ट आया। तब तक उसको आइसोलेशन करके रखा गया था, होम आइसोलेशन में, कि आपका रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद ही आप निकलिएगा। तो 29 तारीख को रिजल्ट आ गया, और 29 तारीख को उनका हस्बैंड का तबीयत और बिगड़ गया। टेल्को हॉस्पिटल में आए हुए थे, टेल्को हॉस्पिटल में वो लोग का रिपोर्ट का ज़रूरत था। उसमें रिपोर्ट टूनेट दिखाने के बाद भी उनका हस्बैंड को नहीं माना वो लोग। तो अभी जो है उनका हस्बैंड को टेल्को हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा गया, फिर उनका RT-PCR होगा। और अभी एएनएम जो है होम आइसोलेशन में है, उनका एक बेटा है, उनका भी जांच किया गया था, वो नेगेटिव है, उनका हस्बैंड भी नेगेटिव है। और अभी जितना हेल्थ स्टाफ है हम लोग का, अभी फिर से हम लोग टेस्टिंग शुरू कर दिए हैं, ताकि यहाँ रोज़ मरीजों के साथ यहाँ संपर्क में आ रहा है, तो अभी ज़रूरी हो गया है। तो आज कुछ एएनएम का करवा दिया गया है, कल CHO लोग को बुलाए हैं। ऐसा करते करते सबका हम लोग रीटेस्ट हम लोग अभी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित श्रम कानून के लेबर कोड के 4 प्रावधानों को लेकर इंटक ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीवा रेड्डी के आह्वान पर गुरुवार को देशव्यापी आंदोलन के माध्यम से 4 लेबर कोड की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के पास भी इंटक नेताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित लेबर कोड कानून के विरोध में चारों कानून की प्रतियां जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में यूथ इंटक के जिला अध्यक्ष लाल बाबू सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुनियोजित तरीके से 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के कारण फिलहाल इस बिल को रोक दिया है।
उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर चुनाव के बाद केंद्र सरकार मजबूत विरोधी लेबर कोड बिल लाती है तो जोरदार विरोध किया जाएगा। गौरतलब की बात है कि बुधवार को केंद्र सरकार ने लेबर कोड बिल को 2 मई तक टाल दिया है। वैसे 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय गावा जिंदाबाद, कुमार रवि चौबे जिंदाबाद। 4 लेबर कोड के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी संजीवा रेड्डी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के आह्वान पर। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का दिन पर दिन अत्याचार पब्लिक पर बढ़ता जा रहा है। जन विरोधी नीति, श्रम विरोधी नीति, कृषि विरोधी नीति, इस तरह से लोगों पे हावी हो रहा है कि आम जनता त्रस्त है और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है। जहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस तरह से आपका रसोई गैस में भी उसी तरह से वृद्धि हो रही है, जिससे महिलाएं भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और इस महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है पब्लिक। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार, दोहरी जो हमारे ऊपर जो भार पड़ी है वो आम जनता के साथ साथ महिलाओं के ऊपर भी एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है, जिससे हम लोग राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से भी आह्वान है, उनका भी सहयोग हम लोग को मिला है। और जितने भी बैंक के अधिकारी हैं और आपके जितने भी निजीकरण हो रहा है देश में, उन सब एकजुट होकर के आज इस विरोध दिवस में सम्मिलित हुए हैं। और हमारी महिला इंटक, यूथ इंटक और इंटक के साथी भी हैं, कांग्रेस के भी साथी हैं, सभी लोग आज इस विरोध दिवस में सम्मिलित हुए हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अभी से नहीं, पिछले 3-4 महीने से लगातार चला आ रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया के जरिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी, पूरे जितने भी आपके ट्रेड यूनियन एक मंच के साथ संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में 4 लेबर कोड जो है उसके विरोध में जो है, उसके प्रति जो है आज हम लोग जला के क्योंकि सरकार जो है मजदूर विरोधी लेबर कोड जो है मजदूरों के ऊपर थोप रही है। और दूसरी चीज़ है ये मौका प्रस्त जो है प्रतियों के साथ जो दे रही है, उसके विरोध में जो है सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही है। और सारा कानून जो है उपाधियाँ, ये सारी चीज़ों के विरोध में जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरायकेला खरसावां कुकरू प्रखंड क्षेत्र के छातारेडी से कुम्हारी तक बन रहे पीसीसी सड़क का आज ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाकर कार्य को कराया बंद। आपको बता दें, राज्य संपोषित योजना अंतर्गत छातारेडी से हिंसा लोग होते हुए दुलमी दयापुर कुम्हारी तक पथ का सृष्टिकरण कार्य ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल सरायकेला की ओर से किया जा रहा है, जिससे मेंबर सिद्धि कंस्ट्रक्शन द्वारा पीसीसी सड़क का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क का शिलान्यास विधायक साधुचरण महतो द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को किया गया था। वहीं करीब 2 करोड़ 15 लाख से बनने वाली सड़क कार्य में ठेकेदार द्वारा मनमानी करने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। गिट्टी निकल रहा है, इसमें हमने ठेकेदार को भी बोले, जेईई को भी बोले, तो जेईई क्या बोलते हैं, ठेकेदार हम लोग के बात पर कुछ काम नहीं करते हैं। तो इस तरह का देखा गया कि अगर इस तरह का रोड बने तो हम लोग को 6 महीना भी रोड नहीं टिकेगा और इस तरह का धमकी तो नहीं देना चाहिए था। और जो कि इसका वास्तविक मेजरमेंट है, वास्तविक एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार से बने, ठीक है। आज माने 9 के जगह 8 बने, 9 के जगह 7 बने, तो भी ग्रामीण का कोई त्रुटि नहीं है। और पानी तो दिया ही नहीं जा रहा है। ढलाई के बाद एक दिन थोड़ा ऐसे ही थोड़ा छिटक के जाता है और पानी का कोई सीने नहीं। ऐसे में तो पीसीसी नहीं है टिकेगा। ढलाई करने के बाद अगर जूट का सूतरी बोरा अगर दे के पानी अगर दिया जाए तो इसमें माना भीगा हुआ रहेगा और रोड भी अच्छा टिकेगा। ग्रामीण का मांग यही है, जब तक ये सुविधा माना ढलाई 8 इंच नहीं हो, साइड से मिट्टी काट के जेसीबी नहीं दे, तब तक ये ढलाई करना और नहीं करना बेकार है। इसलिए ग्रामीणों का मांग है और इस मांग को मैं मुख्य प्रतिनिधि होने के नाते मैंने इस मांग को मैं इसका जो एजेंसी है उनसे भी मांग करता हूं कि ये काम सही से करे। इसका जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है इस काम का निगरानी करे और उसके बाद से ही काम का फिर से शुरू करे। नाम पूर्णचंद्र सिंह मुंडा, सिरुम पंचायत
सिरुम पंचायत के मुखियापति हूँ। ये जो काम है, ये काम को उच्च स्तरीय जल्द से जांच किया जाए, नहीं तो ये रोड 6 महीना से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। यही मैं जनताओं के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा अपना मांग रखता हूँ। के बारे में हम बोलना चाहता है, रोड थोड़ा अच्छा से बनाएगा तो ठीक है। कहीं मतलब जो ये राबिश जो उसको क्या बोलता है, डास जो डाल रहा है, थोड़ा ऊंचा नीचा करके डाल रहा है। जैसे हम लोग गांव में, देहात गांव में बोलते हैं कढ़ाई, जैसा कुम्हार लोग जो बनाता है वैसा कढ़ाई का जैसा ये डास डालता है। जैसे हम पहले से भी बोले हैं, ये वाला डाल अच्छा से डालिए, जैसे मतलब हमारा पीसीसी जो है वो अच्छा से बने। तो हमारा मुंशी जो है हम लोग से तंग करता है, सुनता नहीं है। और ये गांव वाला का भी थोड़ा किसी को नेता पकड़ता है, बोलता है तुमको थाना वाला बुलाएंगे और तुमको डंडा देंगे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब हर टाइम बोलता है। हम बोलता है काम अच्छा करो, मेरे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और वैसा बात भी बोले हैं, आपको थाना वाला बुला के आपको डंडा दिलवाएंगे। अब सरकार से हम मांग करते हैं, मेरा रोड जो है ये रोड अच्छा से होना चाहिए। आपका परिचय? परिचय मेरा नाम है गुणधर महतो, गांव मेरा नाम है गुणधर महतो, पिता का नाम है सीताराम महतो, गांव नदुटाणी, पंचायत 82 सिरुम। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 4 में आज प्रातः बेला न केवल गंदे पानी की सप्लाई बल्कि पानी में जीवित कीड़े भी मिले। भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मानगो पेयजल स्वच्छता विभाग के ट्रीटमेंट प्लांट में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, स्थानीय नेता मनोज राय ने भाजपा नेता विकास सिंह को बताया कि प्रातः बेला जो पानी की सप्लाई की गई वह काफ़ी गंदी, बदबूदार और उसमें जीवित कीड़े हैं। मनोज राय के साथ साथ अन्य घरों में भी गंदा पानी की सप्लाई हुई। स्थानीय लोगों ने पानी की बोतल में भरकर भाजपा नेता विकास सिंह के पास लाया। विकास सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ मानगो पेयजल स्वच्छता विभाग के ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूदा अधिकारियों को गंदा पानी दिखलाया। साथ ही कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता को दूरभाष पर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मामला उपायुक्त महोदय एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव के पास जाएगा। मानगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो 15 नंबर में स्थित है, वहाँ हम लोग आए थे कि सुबह जो पानी 4 नंबर और 6 नंबर रोड में सप्लाई हुई थी और ना ही गंदी थी बल्कि उसमें जीवित कीटाणु चल रहे थे। लोगों ने मुझे संपर्क किया, मैंने पानी को बोतल में कैद करके ट्रीटमेंट प्लांट गए। वहाँ कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं था, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को हमने बोतल दिया और हमने कहा कि अपने अधिकारियों को दिखलाइएगा। और हमने वहाँ से फ़ोन किया कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता को और मामले की जानकारी दी और कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ और ऐसी गंदी आपूर्ति पानी होगी तो मैं अब की बार पानी बोतल में कैद करके जिले के उपायुक्त महोदय एवं जो पेयजल स्वच्छता विभाग के जो सचिव है जो रांची में बैठते हैं उनको मैं गंदी पानी के बारे में बतलाऊँगा। कहाँ आ रहा गंदा पानी? हमको आज से 1 हफ्ता पहले दाईगुटू में एक डॉक्टर ने फ़ोन करके जानकारी दी थी, तो हमें लगा कि ये निजी उनका मामला होगा। लेकिन आज जब 4 नंबर और 6 नंबर में आया तो हमें लगा कि नहीं, जो संवेदक नए आए हुए हैं निश्चित रूप से उन्होंने कोताही बरत रहे हैं पानी साफ करने में, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। कहाँ 4 नंबर 6 नंबर कहाँ? जवाहर नगर रोड नंबर 4 रोड नंबर 6 वहाँ पर बोल के आप लोग आए हैं? जी, हम लोग बोतल का सैंपल देखे हैं जिसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। पानी सही से नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल सही से पानी नहीं मिल रहा। उसके लिए क्या आगे आप आगे अगर हमें कार्यपालक अभियंता होरो साहब ने भरोसा दिलाया कि वो खुद आज जाके मामला को देखेंगे कहाँ परेशानी है और परेशानी को दूर करेंगे। हमने होरो साहब को बता दिया है कि ये मामला आपका है, आप परेशानी को दूर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। लेकिन अब अगर गंदा पानी सप्लाई होगा तो हम पानी को बोतल में भरकर उपायुक्त महोदय और नगर आपका पेयजल स्वच्छता विभाग के जो सचिव है उनको देने का काम करेंगे। यहाँ जमशेदपुर रामकृष्ण मिशन स्कूल के अभिभावक पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, कहा बच्चों को पूरे नंबर आने के बाद भी नहीं किया जा रहा है प्रमोट। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद तमाम स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाया गया, जिसमें स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिया गया। मगर अब जब बच्चों को प्रमोट करने की बात आई तो रामकृष्ण मिशन स्कूल बिष्टुपुर ने बच्चों को प्रमोट करने से मना कर दिया। अभिभावक स्कूल की शिकायत लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष न्याय की गुहार लगाई और कहा कि एक ही क्लास में बार-बार पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। स्कूल प्रबंधक को बच्चों ने प्रमोट करना चाहिए। स्कूल द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें बच्चों को पूरे नंबर मिले हैं, बावजूद इसके स्कूल उन्हें प्रमोट नहीं कर रहा है। आपसे मिलने आए, रामकृष्ण मिशन स्कूल से है, बच्चा लोगों को इस बार प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बिष्टुपुर रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल बिष्टुपुर, अब बच्चा लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। सब बोल रही है कि इस बार हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसे बोल रही है मैडम। प्रिंसिपल मैडम बोल रही है वो लोग का जो कि पेपर सही है,
उसके बाद भी बोल रही है हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि काउंसिल से ऑर्डर है प्रमोट नहीं करने का। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का बच्चा को प्रमोट कर दो, उन लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। किस क्लास के बच्चे लोग? 9 क्लास की है सब। कितने बच्चे हैं? सब मिला के 23 बच्चा है। 23? हाँ। तो इसी बात को लेकर आप लोग ज्ञापन देंगे? हाँ। तो ये बात आप लोगों को कौन बताया? प्रिंसिपल बोल रही है? हाँ, प्रिंसिपल बोल रही है कि प्रमोट नहीं होगा, इस बार काउंसिल से ऑर्डर नहीं है, जो कि बच्चा लोगों का पेपर सब सही है। अगर प्रमोट नहीं होता तो कितनी परेशानी होगी? परेशानी पूरा उन लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, पूरा साल जा रहा है। 2 साल से ट्यूशन स्कूल जो भी किए हैं सब कुछ किए हैं, सब कुछ बर्बाद जा रहा है। हम लोग उतना पैसा कहाँ से लाएंगे एक ही क्लास में बार बार पढ़ाने के लिए? पैसे का ही है। अगर नहीं रहता तो पैसा का काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, पैसा का दिक्कत है। एक ही क्लास में सोचिए 2 साल से दिए हुए हैं, तो कहाँ से हम लोग साल पैसा एक ही क्लास के लिए कहाँ से लाएं? और वो भी कोरोना काल में। बिना देवी, और कोरोना काल में है, बच्चा लोग का गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। ऑनलाइन क्लास डेली की है, डेली क्लास ऑनलाइन हुआ है। उसके बाद भी लोगों को बोला कि डेली क्लास ज्वाइन नहीं करती है, और सब कुछ जमा कर दी है, प्रोजेक्ट में सब जमा की है। एक आध प्रोजेक्ट जमा नहीं हुआ है, जो कि गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा था लॉकडाउन में, तो उसमें बोलती है तुम लोग जमा नहीं की है, वो तुम लोग का प्रॉब्लम है। हम लोग का प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्या बोलेंगे, बस हम लोग का इतना ही है कि वो लोग को प्रमोट कर दिया जाए, इस साल निकाल दिया जाए। आपका नाम? बीना देवी। होली के दिन खाने पीने को लेकर हुई मारपीट की शिकायत लेकर घायल के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय, बेहतर उपचार और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें कि होली के दिन खाने पीने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया था, जहां कारफू भुया नामक युवक को कांच की बोतल से मारा गया था, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक न होने के कारण परेशान परिजन आज एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही आई अभिव्यक्ता बेबी कुमारी ने कहा कि युवक को इतने बुरी तरह से कांच की बोतल से मारा गया कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, बोलते वक्त भी वह उसके मुंह से खून आ रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सीताराम डेरा के थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। युवक की स्थिति इतनी खराब है कि वह खाना खाने में भी असमर्थ है। समय रहते अगर सही तरीके इलाज नहीं हुआ तो युवक की जान भी जा सकती है। देखिए, मैं अभी आई हूँ, मैं अधिवक्ता बेबी कुमारी, जमशेदपुर जिला व्यवहार न्यायालय से। मैं इनको देखी कि ये काफ़ी भटक रहे थे और ये बेचारा बेहोशी की हालत में था। मैं इससे मिली और ये मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताया। घटना जो है 2 दिन पहले हुई है। शराब की बोतल से इसके पीछे में और आगे में वार किया गया है, जानलेवा हमला इसके ऊपर। और इसका जो आगे का जबड़ा है वो पूरी तरह से हिल चुका है और ये 1 चम्मच खाना खाने की स्थिति में नहीं है, ना बात करने की स्थिति में है। और बड़ा बाबू, सीताराम देव थाना बड़ा बाबू का ये कहना है कि मैं इसे जाँच करूँगा। आप बताइए, अगर इसको कुछ हो जाए, अगर ये मर जाता है तो वो जाँच करते रहेंगे। और ब्लेड से भी मारा है इसे, जबकि आप ये जब खांस भी रहा है तो इसके मुंह से ब्लड आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि बड़ा बाबू के समक्ष आज वो भी था और ये भी पार्टी गए थे, ना इन्हें रिसीविंग दिया गया है और इन्हें यह कह कर टाल दिया गया कि जाइए मैं जांच करूंगा और जांच के बाद कार्रवाई होगा। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तत्कालीन उसकी अरेस्टिंग हो, उसकी गिरफ्तारी हो और इसका इलाज मतलब बेहतर तरीके से इसको अच्छे जगह हॉस्पिटल में इसकी इलाज हो, नहीं तो ये मर जाएगा। किनसे मिलने आप आए? मैं आज यहाँ आई थी सीनियर एसपी से मिलने को, तो वो तो यहाँ पे है नहीं। ये आपका सीताराम देव थाना के हैं। कहाँ पे मारपीट हुआ था? और मारपीट में चंडी नगर में मारपीट हुई थी। कौन लोग था वो लोग? सब की जगह वो लोग आपका एक टिंकू भुइया करके है जो इसको मारा है। बेहद गंभीर रूप से ये घायल आप देख सकते हैं और बहुत बेरहमी से इसे मारा है, जो कि अभी स्थिति में नहीं है यह बात करने को। क्या नाम है इसका? आप अपना कारफू भुइया इसका नाम होगा, कारफू भुइया। आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के आज द्वितीय स्थापना दिवस पर हल्दी पोखर शाखा में सम्मानित ग्राहकों की उपस्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के हल्दी पोखर शाखा के शाखा प्रबंधक श्रीधर पाठक ने बताया कि झारखंड ग्रामीण बैंक एवं वन चालन ग्रामीण बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसके बाद नए रूप में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इसी स्थापना दिवस को समारोह के रूप में आज मनाया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2019 को झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक का विलय करके नए बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका नाम हुआ था झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, जिसका आज द्वितीय स्थापना दिवस हम लोग उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। जिसमें शाखा में स्टाफ सदस्य के अलावा मेरे को सम्मानित बहुत सारे ग्राहक हैं, सबको आमंत्रित किया गया और सभी ग्राहकों को बैंक के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
ऋण से संबंधित जानकारी, जमा से जमा योजनाओं की जानकारी। और हमारा बैंक इस क्षेत्र में हल्दीपुर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान कर रहा है और भविष्य में भी बेहतर सेवा देने का हम संकल्प करते हैं व्यवस्थापना दिवस के लिए। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य तो अभी आया नहीं है, बट ये बताते चलें कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी लक्ष्य था उसको हमारा शाखा पूरा किया है। बहुत ही अच्छा व्यवसाय हुआ है और उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष में भी हम लोग अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष चुनकर सेनुआ पहुंचने पर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक का समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोनुआ पहुंचने पर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक का समाज के लोगों द्वारा बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ने सोनुआ पहुंचने पर बारजोरी स्थित महारानी दुर्गावती गौड़ की प्रतिमा पर समाज के लोगों के साथ माल्यार्पण किया। पृथक गांव टेनुआ पहुंचने पर उनकी धर्मपत्नी सह सेनुआ के जिला परिषद सदस्य अनुसुईया नायक के साथ समाज की महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान से आरती करते हुए तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। बालजोरी मुखिया के केदारनाथ नायक, बसंत नायक, मृत्युंजय नायक के साथ समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। जमशेदपुर से आए समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश शाह गौड़, मदन शाह गौड़, उमा शंकर शाह गौड़, सोहन शाह गौड़ ने भी पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आज अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ नई दिल्ली की ओर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय फागन सिंह कुलस्ते और उद्योग राज्य मंत्री हुए, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है और भारत सरकार के राज्य मंत्री भी हैं अनुसूचित जनजाति के श्रीमती रेणुका सिंह जी का, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे माननीय जगजीवन नायक जी जो महामंत्री हैं हमारे अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज जो उपस्थित हुए हैं हमारे जमशेदपुर के अध्यक्ष दिनेश कुमार गौड़ जी, हमारे मदन जी, उमा शंकर जी, नेताम जी, मुन्ना लाल जी, सोहन जी, और जो हमारे साथ जो मुखिया जी हमारे हैं केदारनाथ नायक जी, साथ में सुधांशु जी हमारे हैं, गांव के मुंडा गांव के बाबू बसंत नायक जी भी हैं, हमारे मुंडा मृत्युंजय नायक जी हैं, ये हमारे जो पुजारी हैं सूरत नायक जी, और गांव के सभी हमारे पितृतुल्य पितृशक्ति को मैं बहुत बहुत शुभकामना हार्दिक से दिल से देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ हार्दिक दिल से। और आप लोग जो हमारे जो खबर को, हमारे जो कार्यक्रम को पूरे देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप लोग की बहुत बहुत शुभकामना है हार्दिक दिल से। जो अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ जो है हमारे समाज के जो दबे कुचले गांव में जो बसने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल पहाड़ों में बसने वाले गौड़ आदिवासी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं लोग। कुछ तो बढ़ गए हैं जो टाउन में रहते हैं, लेकिन वैसे वैसे लोग जो गांव कस्बा में रहते हैं, उन लोगों का कल्याण के लिए हम लोग ये समाज का गठन किया गया है। और उसमें एक जवाबदेही हमको दिया है हमारे माननीय फागन सिंह कुलस्ते राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी, जो इस्पात राज्य मंत्री भी हैं, जो हमें आस्था और विश्वास के साथ हमको ये काम सौंपे हैं। मैं उसका खरा उतरूँगा, उनका विश्वास में आऊँगा, और जो भी हमको समाज का काम करने के लिए बोलेंगे वही काम हम करेंगे।
हमारे समाज में जो सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी कार्यक्रम होते हैं, गरीब संबंधी, गरीब कल्याण कार्य होते हैं, वैसे कार्यों को हम सरकार के साथ मिल करके करेंगे। जैसे हमारे गरीब क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं ऐसी चलती है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इससे हमारे गौड़ समाज के लोग जो हमारे बीच में आए हैं, वैसे लोगों को आके टोली बना करके एक समिति बना करके जगह जगह गांव में हम उस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। खास करके आंगनबाड़ी जो पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक ठाक से पढ़ाई होता है या नहीं होता है, ऐसे और कुछ जगहों में स्कूल, अच्छा स्कूल भी हम खोलने का कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन के लिए हमारे माताएं बहनें जिनको वर्षों से जो उपचित महसूस कर रहे हैं, जो सम्मान जिसको नहीं मिला है, ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे समाज की ओर से। साथ ही साथ हम ऐसे जो मुख्य बधिर है, जो बहरा है, जो अंधा है, जो वृद्धा हो गए हैं और जो काम करने नहीं सकते हैं, वृद्धा आश्रम के रूप में एक वृद्धा आश्रम भी हम लोग, अनाथ आश्रम भी चलाएंगे। ऐसा इस मंशा है हमारा। और सरकार का जो योजना है, जो सरकार जो संविधान में जो है, संविधान में जो हमारा संविधान जो बना है सबके लिए, सबके साथ और सबके विकास के लिए बना है, उसको हम लोग आगे ले जाने में कामयाब होंगे। यही हमारा आप लोगों से आग्रह निवेदन है। और आप लोग इस मीडिया के जो पल पर आप लोग इसको, मेरा न्यूज़ को, मेरा समाचार को आप आगे ले जाएंगे। इतना ही कह करके आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपना चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। मोबाइल छिनतई के मामले में 3 अपराध कर्मियों को भेजा गया जेल। होमगार्डों के नहीं होने से एमजीएम अस्पताल में 10,000 के केबल की हो रही थी चोरी कर शौचालय के पीछे से भाग रहे थे दोनों चोर। और स्वर्गीय बहन की इंसाफ की मांग को लेकर भाई पहुंचा एसपी कार्यालय। भाई का कहना है कि बहन ने मानसिक प्रताड़ना के कारण की थी आत्महत्या। पुलिस 21 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाई है अपराधी को गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।